हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आईटीआई के वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है। इसमें हमने 450 से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, जो कि हमने लिए हैं पुराने क्वेश्चन पेपर से और भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। और ये प्रश्न आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो को आप जरूर देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का जो नोजल होता है वो किस धातु का बना होता है। तो गैस वेल्डिंग करते समय जो नोजल पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो पॉइंट होता है वो तांबे का बना होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, आमतौर पर ब्रेजिंग में उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स है। तो ब्रेजिंग के माध्यम से जब हम धातुओं को जोड़ते हैं, उनकी वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें फ्लक्स के तौर पर हम बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर को आमतौर पर डैश से रंगा जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग उपकरण नीचे चित्र में प्रदर्शित है। तो यहाँ पे चित्र में जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ये किस काम आता है। तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ये एक गैस कटिंग टॉर्च है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, डैश का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो वेल्डर जो है वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से बचने के लिए एक हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करता है, जिसे हम वेल्डिंग हैंड स्क्रीन कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो जब वेल्डर वेल्डिंग करता है तो पिघले हुए मेटल के धातु के कुछ टुकड़े जमीन पे गिर जाते हैं या फिर उसी जॉब के ऊपर गिर जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैट चीजल का, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है उस पर जब हम रेगुलेटर लगाते हैं तो बहुत बार उसमें जो है लीकेज रह जाती है, तो उस लीकेज को चेक करने के लिए हम साबुन के पानी का इस्तेमाल करते हैं। साबुन के पानी का घोल हम बनाते हैं और उसके ऊपर डाल के देखते हैं, अगर बुलबुले उठते हैं तो वहां पे लीकेज का पता चल जाता है। नौवां प्रश्न है, गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार की कटिंग एज का उत्पादन करती है। तो जब हम गैस कटर के माध्यम से किसी धातु पार्ट को काटते हैं तो इस प्रकार के जो निशान होते हैं वो किस वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ निशान ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से मेटल पार्ट को नहीं काट रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारी टॉर्च होती है वो मेटल पार्ट से अगर थोड़ी सी ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो जो हमारा जलता हुआ फ्यूल है वो मेटल पार्ट को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पाता है, पूरा दबाव उस पर नहीं बनता है। तो इसी वजह से जो मेटल पार्ट है वो पूरी तरीके से कट नहीं पाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं तो मेटल पार्ट से हमारे गैस कटर की जो दूरी है वो उचित बनी रहे। वो जो हमारी दूरी होती है वो 3 से लेके 5 mm तक होती है। इससे ज्यादा अगर हम उसकी दूरी बनाते हैं तो इस तरह की आपको जो है मेटल पार्ट्स में किनारे बने हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना। ठीक है, तो जो गैस कटर की नोक टिप होती है वो अगर अधिक ऊंची होगी तो इस तरह की आपको उसमें झुर्रियां देखने को मिलेंगी। 10वां प्रश्न है, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वेल्डिंग मशीन में रेक्टिफायर सेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 11वां प्रश्न है, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है। एक ही लेवल मतलब ये आपका एक लेवल हो गया और यहाँ पे एक जॉब यहाँ पे हो गई और एक जॉब यहाँ पे हो गई, तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये एक लेवल में जोड़ी जा रही हैं। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है उसे हम बट जॉइंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो जहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो वहां पे बिजली पैदा करने के लिए हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा जनरेटर जिसके साथ में इंजन भी जुड़ा हुआ होता है। वो इंजन स्टार्ट होता है, इंजन जनरेटर को घुमाता है जिससे बिजली पैदा होती है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बिजली की आपूर्ति के लिए हम जो है इंजन जनरेटर सेट का इस्तेमाल करते हैं। 13वां प्रश्न है, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? तो वेल्डिंग कर देने के बाद जो हमारी वेल्डिंग रोड होती है, इलेक्ट्रोड होती है, जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो उसका लास्ट में जो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ होता है, जैसे ये हमारी जो है पूरी वेल्डिंग की रोड थी, ये पूरी तरीके से जो हमने यूज कर ली और लास्ट में इसका जो ऊपर का जो टुकड़ा है वो बच जाता है, तो ये जो टुकड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम स्टब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसे हम जो है स्टब बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिलर रोड पर तांबे की कोटिंग का उद्देश्य क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो माइल्ड स्टील धातु होती है, यानी कि आईटीआई के अंदर जब आपने कभी जॉब बनाई होगी तो जो आपकी एमएस प्लेट होती है, तो जो एमएस प्लेट की जो धातु होती है, आपने देखा होगा कि कुछ ही देर के बाद आपको उसके ऊपर जो है जंग देखने को मिलेगा, मतलब उसका जो रंग है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार वेल्डिंग के लिए तैयार की गई जो फिलर रोड होती हैं, जो कि माइल्ड स्टील की होती हैं, उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ देर के बाद उनके रंग में भी परिवर्तन होने लगता है। तो वो जो रंग होता है उसमें परिवर्तन ना हो उसके बचाने के लिए उसके ऊपर जो है तांबे की कोटिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है कि उन मेटल की जो फिलर रोड होती है उनको जंग रोधक बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उनके ऊपर तांबे की कोटिंग का जो उद्देश्य है वो इसलिए है ताकि उनको जंग रोधक बनाया जा सके। 15वां प्रश्न है, एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होगा? एल्बो जॉइंट मतलब जो एल्बो होती है, आपने पता होगा कि जो एल्बो होती है वो इस तरह से 90 डिग्री के कोण में मुड़ी होती है। तो आधार के साथ किसी पाइप को जो है हम एल्बो जॉइंट बनाते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ, तो उसका जो कोण होगा आधार के साथ वो 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न है, इस वेल्डिंग विधि से क्या दोष समाप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे वेल्डिंग के दौरान अगर हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम जॉब को जोड़ने के लिए इस तरह के जिग्स के अंदर हमारी जॉब को फिक्स करते हैं और फिर उनको वेल्ड करते हैं, तो इससे क्या समस्या से बच सकते हैं? तो इससे हम जॉब के विरूपण से बच सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो जॉब है उसको 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ करके वेल्ड किया जा रहा है और यहाँ पे हेल्प हमें ये मिल रही है कि हमारे जो मेटल पार्ट होंगे वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर ही वेल्ड किए जाएंगे, उनके कोण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो इस तरह के जो उपकरण होते हैं जो कि वेल्डिंग पार्ट्स को सही रूप में जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम वेल्डिंग फिक्सचर जिग्स कहते हैं। 17वां प्रश्न है, प्लेटों को सही संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट वेल्ड का नाम क्या है? यानी कि दो मेटल पार्ट्स को जब हम जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो एक मेटल पार्ट ये है, एक दूसरा मेटल पार्ट ये है, इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो इनमें विरूपण की प्रॉब्लम ना हो, ये जो पार्ट है बिल्कुल सही उसी रूप में जुड़े जैसा हम चाहते हैं, उसी एंगल में जुड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे वेल्डिंग से पहले छोटे छोटे टाँके लगा सकते हैं वेल्डिंग के, और जो ये टाँके होते हैं इन्हें हम टैक वेल्ड कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इससे हमारा जो मेटल पार्ट होता है, जो हमारी जॉब होती है, वो टेम्परेरी जो है जुड़ जाती है और वो हिलती नहीं है। 18वां प्रश्न है, किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में जॉब की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक ही सख्त होती है? तो जो केस हार्डनिंग होती है उसमें मेटल पार्ट की जो सतह होती है बाहर की, केवल उसका कुछ ही हिस्सा जो है मजबूत किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम जो है केस हार्डनिंग कहते हैं। 19वां प्रश्न है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या है? फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो धातुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ करके फ्रिक्शन के माध्यम से उनको जोड़ा जाए तो उसे फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो लेथ मशीन होती है उसमें जो जॉब होती है वो फिक्स रहती है इस प्रकार से, जैसे ये मेरी एक जॉब है जो कि लेथ मशीन के अंदर मैंने इसको फिक्स कर दिया, और दूसरी तरफ एक ब्लेड होगा, हमें इसकी कटिंग करनी है, टर्निंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमारी जो ये जॉब होगी तो ये इस तरह से घूमती रहेगी। तो इसी प्रकार से फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारी जॉब होती है, जो पाइप का टुकड़ा है या फिर कोई भी मेटल पार्ट है, उसको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, और उसके ठीक दूसरी तरफ एक दूसरा मेटल पार्ट का टुकड़ा होता है जिसको फिक्स रखा जाता है, और ये दोनों मेटल पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनको एक दूसरे के साथ टच करके घुमाया जाता है, जिससे इनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और गर्म होकर के ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। इसमें जो हमारी जॉब होती है उसको लगभग
3000 आरपीएम पर घुमाया जाता है, तब जाकर के इतना टेम्परेचर बनता है फ्रिक्शन से, घर्षण से, कि ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो इस तरह के जो ज्वाइंट होते हैं उनमें सिर्फ बट ज्वाइंट लगाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, जो कि बिल्कुल सीध में होते हैं। इसी प्रकार के ज्वाइंट्स को उसमें जोड़ा जा सकता है। 20वां प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स डैश को छोड़कर इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। तो गैस वेल्डिंग के दौरान जो हम फ्लक्स यूज कर सकते हैं तो वो किस किस शेप में आपको मिलता है। तो वो पेस्ट के रूप में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, पाउडर में भी मिलता है, लेकिन कॉइल के रूप में नहीं मिलता है। कॉइल का मतलब होता है इस तरह की तारें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि गैस वेल्डिंग के दौरान जो फ्लक्स हम यूज करते हैं वो कॉइल को छोड़कर बाकी सभी रूपों में मिलता है। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।